students and welcome back to Pristine Classes. Learn with purpose, learn with Pristine. तो आइए आज अपने एक नया टॉपिक चालू करते हैं और ये जो टॉपिक है ये आपके प्रीवियस टॉपिक से मिलता जुलता है बिकॉज इट इज अबाउट PYQ सॉल्यूशंस। आज हम लोग जानेंगे कि 2023 में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे, इजी, मॉडरेट, हाई, सारे लेवल्स के क्वेश्चंस आए थे, सभी जानेंगे। किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है वो भी देखेंगे और देखेंगे ये बच्चों की लास्ट ईयर की जो ट्रेंड रही है यानी पेपर पैटर्न जैसा रहा है वो मिलता जुलता है कि नहीं अपने इस साल के पेपर पैटर्न से। तो बच्चों जरूर ये जानते हैं, बट उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि जब भी आप लोग किसी पेपर की तैयारी करते हो तो उसका PYQ सॉल्व करना तो मस्ट रहता है। और आज यही चीज मैं आप लोग कंटिन्यू करवा रही हूँ। 2023 का आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था एंड क्या ट्रेंड्स रह चुके हैं क्वेश्चंस के। आगे बढ़ने से पहले बच्चों पहले एक बार पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, दैट इज अबाउट टोटल क्वेश्चंस कितने रहते हैं। तो 28 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने मिलते हैं, जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने, यानी 3 आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते हैं। आपको अटेम्प्ट सिर्फ 25 ही करना है। और मार्किंग स्कीम कैसी रहती है, एक क्वेश्चन पे +4 मार्क्स अगर आपका राइट है तो, एंड रॉन्ग हो गया तो -1 मार्किंग होती है। ठीक, एंड फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हमारे सारे कोर्सेज लाइव हैं ऐप पर। ठीक है, आप लोग सबसे पहले जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे जरूरी काम यही है, ऐप डाउनलोड करना। उस पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीकॉम के लिए कोर्स अवेलेबल है, BA के लिए अवेलेबल है एंड BSc के लिए भी अवेलेबल है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक सीक्रेट अभी ऑफर भी चल रहा है बच्चों की 30% ऑफ मिल जाएगा उन बच्चों को जो पहले 50 स्टूडेंट्स रहेंगे। तो फटाक से जाइए और उन पहले 50 स्टूडेंट्स में से आप एक बन जाइए और इस 30% ऑफ का मौका पाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आपके स्क्रीन पे दिया गया है। यहाँ पूछा गया है आपको, द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज। ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से है बच्चों, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैनेजमेंट के क्वेश्चंस यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, यानी आपका चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन आया है। अब ये जो चैप्टर 1 है ये काफी इजी है, सारे बच्चों के क्वेश्चन ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। तो बहुत बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन देख कर ही जान गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सेंट्रलाइजेशन या फिर कंट्रोलिंग। तो बच्चों क्वेश्चन का मतलब समझेंगे कि पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिससे मैनेजर क्या करता है, सारे एक्टिविटीज को क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है। यानी कि उसका जो सिंक्रोनाइज एक तरीके से आप कह सकते हो कि सारे जो एक्टिविटीज है उनका कोऑर्डिनेशन बिठाता है एक मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये कौन सी एक्टिविटी होती है या फिर कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। कोऑर्डिनेशन का ये आपको डेफिनेशन ऊपर दिया गया है और पूछा गया क्या वो टर्म है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, चैप्टर 1 से था। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर मोहन एक इंसान है, उनका काम क्या है, तो उनकी यही ड्यूटी है कि वो मैन पावर को रिक्रूट करे। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को वो रिक्रूट करे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंड रिक्रूट हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। Which function of management is being performed by Mr. मोहन। ये भी चैप्टर 1 से क्वेश्चंस है। जब आपको चैप्टर 1 में बताया जा रहा था कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं, एक्चुअली में उनका काम क्या होता है, तो वहीं से एक क्वेश्चन उठकर आया है। ये भी जो है क्वेश्चन काफी इजी है। रिक्रूटमेंट शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी ड्यूटी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, दैट इज स्टाफिंग। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन का लेवल था ये काफी ज्यादा इजी था, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड आपका क्वेश्चन पूछा गया है, द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। अब ये कौन से चैप्टर का है, तो ये मूवमेंट नाम के शब्द से हमें पता चल गया चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, वहां से क्या पूछ रहा है कि मूवमेंट की स्टडी क्या है। मूवमेंट की स्टडी जैसे कि लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजिशन, ये सब जो है, ये सारी जो मूवमेंट्स है, इस जॉब को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस कार्य को हम कौन सा नाम दिए हैं, इस कार्य का क्या नाम है बच्चों, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी या फिर टाइम स्टडी। तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों कि जब हम कार्य के यानी कि जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो उसके लिए जो भी आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियोरी दी गई है, इट इज रिलेटेड इन द टर्म ऑफ मोशन स्टडी।
ठीक है, मोशन स्टडी आपको यही बताता है कि हमें कैसे कोई भी पोजीशन को या फिर किसी भी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए कि हमारा टाइम वेस्ट ना होए, ज्यादा उस पे हमारा एफर्ट्स ना लगे, ठीक है, और एफर्ट्स उस जगह ज्यादा लगे जहाँ पे जरूरत है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आप लोग ये मूवमेंट वाले शब्द से पकड़ लो तब तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यही इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है, ठीक। तो ये चैप्टर 2 से क्वेश्चन था। एंड ये पूरा का पूरा अगर आप लोग ध्यान दो बच्चों तो बीएसटी किस बारे में है, ये पूरा का पूरा आपके कीवर्ड्स पकड़ने के बारे में। जैसे मैंने आपको जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि रिक्रूटमेंट जो था वो उसका कीवर्ड था, उससे आप जान जाओगे कि ये स्टाफिंग का है। वैसे ही अगर थर्ड क्वेश्चन में देखा जाए तो मूवमेंट जो है ये इसका कीवर्ड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कीवर्ड है। पूछा गया है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट स्ट्रेसेस ऑन मिनिमाइजेशन ऑफ टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अब ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, क्या आप सभी को वो याद है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। तो उन 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। बोल क्या रहा है कि हमें एक ऐसे प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना है जो क्या करता है कि जो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है, जिस तरीके से एम्प्लॉइज आ जा रहे हैं, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, उसको वो मैनेज करता है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? तो ये अगर आप लोगों को याद होगा एक प्रिंसिपल था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल नाम का। पर्सोनल का मतलब होता है बच्चों स्टाफ, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल आपका यही कहता है, ये वाला प्रिंसिपल, कि हमें एम्प्लॉय के टर्नओवर को ध्यान देना है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है यानी जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक कंपनी का सबसे बड़ा एसेट होता है कि नहीं। तो ये जो चैप्टर था ये कौन सा था? ये चैप्टर नंबर 2 से था। अब आपको इसमें क्या करना है? प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपका जो कीवर्ड है वो क्या है? एम्प्लॉय टर्नओवर। जहां ये आपने कीवर्ड देखा और आप लोग जान गए कि जनरल प्रिंसिपल से क्वेश्चन है, तो ये क्या हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये भी अगर क्वेश्चन था तो बच्चों इजी टू मॉडरेट के बीच में था, ज्यादा भी हाई भी नहीं था, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर दिया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में हमें बताना है जो किस पे फोकस किया था कि प्राइवेट सेक्टर्स का जो रोल है अपने नेशन में वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब ये जो प्रोसेस है किसमें आता है? तो आप लोग सभी ने चैप्टर नंबर 3 अगर आप लोग याद करो तो लास्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अपनी पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे, है ना। तो उस पॉलिसी में यही 3 रिफॉर्म्स आए थे, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस किया गया था और साफ साफ बताया गया था कि ये तीनों होते क्या है ना। तो यहीं पे आपको यही पूछा गया है कि एक ऐसा आपको रिफॉर्म बताना है जिसने प्राइवेट सेक्टर्स के रोल को और ज्यादा महत्व दे दिया, साथ ही साथ और क्या उसने किया? डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया पब्लिक सेक्टर में, यानी पब्लिक सेक्टर से अपना जितना इन्वेस्टमेंट था वो निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया एक तरीके से। तो ये कौन सा प्रोसेस था बच्चों? ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था ये था प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। यानी प्राइवेट सेक्टर्स को और ज्यादा महत्व देना अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन था एंड काफी ज्यादा यू कैन से इजी टू मॉडरेट के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछ रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन का रीसेंट अनाउंसमेंट कब किया था उसके बारे में पूछा गया है। अगर आप लोग बच्चों इस क्वेश्चन में देखो तो सारे जो ईयर हैं वो सब सेम है, ठीक है, 2016। तो ईयर से तो आप लोग गेस नहीं ही कर पाओगे। अब आते हैं कौन से मंथ में एक्चुअली वो हुआ था, ठीक है। तो कौन से मंथ में बच्चों वो हुआ था? सितंबर में नहीं हुआ था। सितंबर वाले ऑप्शंस आप काट दो। अब आपके पास बचा नवंबर 8 या फिर नवंबर 11। तो एक्चुअली में डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था बच्चों? वो हुआ था नवंबर 8 2016 में, ठीक है। तो आप ये वाले क्वेश्चन को ये वाले आंसर को आप लोग मार्क कर लीजिए। नवंबर 8 2016 को डीमोनेटाइजेशन का अपने इंडिया में अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक। जिन्होंने ये डेट याद की होगी उनको बहुत इजीली ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब डेट्स याद करने का आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। डेट्स याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, जैसे कि आप लोग को पूछ देगा कि एनएससी कब स्टैब्लिश हुआ था, बीएससी कब स्टैब्लिश हुआ था। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस डेट के बेसिस पे भी आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर प्लानिंग प्रोसेस।
अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, मैं आप लोग को बोलूंगी कि मॉडरेट से हाई के बीच में है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप सभी लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 यानी प्लानिंग से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हमें दिए गए स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट चूज करना है जो हमारे प्लानिंग के प्रोसेस में या फिर प्लानिंग में नहीं आता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को प्लानिंग का प्रोसेस याद है ना, कि हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है, फिर हमें प्रीमाइसेस को डेवलप करना है, तो ये सारे प्रोसेस हैं। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उसमें नहीं आता है। सबसे पहला आपको स्टेटमेंट दिया है, implementing the plan involves organizing for labor and purchase of machinery। ठीक है, तो यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि जब भी हम एक प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, लेबर का हो गया, मशीनरी का हो गया, फिर ह्यूमन कैपिटल हो गया, किसी भी तरीके का। तो ये तो हम सभी ने पढ़ा था ना, कि जब हम प्लानिंग का जब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं या फिर जब हम इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं प्लान को, तो इम्प्लीमेंट करने में सबसे पहला स्टेप हमें हमारा क्या है कि हम चीजों को इकट्ठा करें, रॉ मटेरियल्स हो या फिर वो कुछ भी हो। ठीक है, तो उन सभी को हम इकट्ठा करें। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी जिस क्वेश्चन में ए होगा आप उसको हटा दीजिए, तो ये क्वेश्चन में ए है। नेक्स्ट आते हैं, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव इज नॉट द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये भी क्या बोल रहा है, जब हम एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं तो वो एक रियल पॉइंट नहीं होता जब हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये अगले अगले पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। फॉरकास्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग प्रीमाइसेस। बोल क्या रहा है कि फॉरकास्टिंग जरूरी नहीं है प्रीमाइसेस डेवलप करने के लिए। पर बच्चों हम लोग ने तो ये सुना था कि जब भी हम प्रीमाइसेस को डेवलप करते हैं तो यानी कि हम क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, यानी हम देखते हैं कि अपना एनवायरमेंट कैसा है, हम फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यही सब आता है फॉरकास्टिंग में, यानी डेवलपिंग प्रीमाइसेस में, कि हम देखते हैं अपने आजू बाजू का जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो कैसा है। तो ये बात तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, तो आप ऑप्शन सी ऐसे ही काट दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जहां पे होगा वही आंसर होगा, यानी देखो ऑप्शन सी यहाँ पे दिख रहा है, बी एंड सी ओनली। ठीक है, अगर आप लोग आंसर नंबर 3 देखो तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा गया है बी एंड सी ओनली। तो मैंने आप लोग को बोला था कि बी भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट है। डी और ई भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। डी क्या बोला है, ऑल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ फिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो बोल क्या रहा है कि जब हम ऑल्टरनेटिव्स को देखते हैं, यानी कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जब हम एक एक पॉसिबिलिटीज को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उसके रिजल्ट को हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया था कि फॉलो अप एक्शन मींस मॉनिटरिंग द प्लान। फॉलो अप एक्शन यानी कि हम सुपरवाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं प्लान को, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात सत्य है। ठीक है, तो अगर आते हैं आंसर नंबर 3 पे, तो ये बात एकदम ट्रू है। आंसर बी और सी जो है आपका वो नॉट ट्रू स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा गया है, ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट में से कौन सा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, प्लानिंग में वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट एज द इन्वायरमेंट इज कांस्टेंट। तो क्या आप लोगों को किसी भी एंगल से लिमिटेशन लग रहा है, क्योंकि लिमिटेशन जो होता है प्लानिंग के खिलाफ होता है कि नहीं, कि प्लानिंग ये नहीं कर पा रहे, प्लानिंग का ड्रॉबैक है, तो ये तो नहीं हुआ, ये तो उसका कहीं से एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूसेस रिलेटिविटी। तो हमने बच्चों ये जरूर सुना था कि प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, पर प्लानिंग रिड्यूसेस रिलेटिविटी ये तो कहीं नहीं सुना था। तो ये जो ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तो ये जो था ये प्लानिंग का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था कि प्लानिंग करने में ही कंपनी का बहुत सारा पैसा चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी फॉर द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज। ये भी बात एकदम ट्रू है, ये एक लिमिटेशन है प्लानिंग का, कि प्लानिंग जो होती है वो कभी गारंटी नहीं देती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होगा कि नहीं होगा। ये भी आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो ये भी बात एकदम ट्रू है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी प्लानिंग जो होता है वो चीजों को रफ एंड टफ बना देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ई भी होगा। अब ये हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप लोग देखो बच्चों तो ऑप्शन सी और ई तो आपको मिल जाएगा, बट उसके साथ डी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है थोड़े से गड़बड़ दिए गए हैं। करेक्ट इसका आंसर क्या होगा, सी डी एंड ई। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे डी होना चाहिए, तो ऐसे ऑप्शन 3 करेक्ट होता। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या पूछ रहा है कि हमें ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, कौन से चैप्टर से है, तो चैप्टर नंबर 5
ऑर्गेनाइजिंग पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ऑर्गेनाइजिंग से ये आपका थोड़ा सा इजी से मॉडरेट के बीच में क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि हमें ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को हमें क्या करना है, अरेंज करना है इन द करेक्ट ऑर्डर। तो आप सभी लोगों को क्या ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस याद है, बहुत इजी प्रोसेस था, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में, तो सबसे पहले हम करते हैं किसी वर्क का आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन, देखते हैं कि क्या काम है और उसको डिवाइड कर देते हैं अपने लेबर्स के बीच में या फिर अपने ह्यूमन कैपिटल के बीच में। तो ऑप्शन डी सबसे पहले आएगा, तो 3 और 4 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम डिवीजन ऑफ वर्क के बाद हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, ठीक है। हर डिपार्टमेंट अलग अलग कर देते हैं उसके हिसाब से। डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमारा सबसे पहला काम होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। ड्यूटीज को असाइन करने के बाद हम उनकी अथॉरिटी यानी उनकी अथॉरिटी और उनका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन 1, दैट इज BAC, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 आप लोग मार्क कर लीजिए, ऑप्शन 2 दैट इज BADC, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और लास्ट में एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अब हो चुका है। पहले जब आता था तो बच्चे घबरा जाते थे कि ये क्या पूछ दिया, ये तो नहीं आता है। ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 से। बोल क्या रहा है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बच्चों उस चीज को कहते हैं कि एक मैनेजर के अंदर कितने सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, इसी चीज को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग के ऑप्शन में दिया गया है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय सुपीरियर, डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन 1 और 4 आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट हमें ध्यान देना है कि एक मैनेजर के द्वारा कितने एम्प्लॉइज मैनेज हो सकते हैं, उसी चीज को हम लोग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन 1 को आप लोग मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 पूछ क्या रहा है, कंसिडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग आइडेंटिफाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ट्रेनिंग के बारे में पता है कि ट्रेनिंग क्या होता है। चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन है स्टाफिंग से। पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग बताया गया है उसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, यानी जॉब पे रहे रहे हमें जो ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी हमें जॉब से बाहर जाके वो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। तो एक एक जो दिया गया है यहाँ पे सारा देखते हैं। कोचिंग, केस स्टडी, अप्रेंटिसशिप, जॉब रोटेशन, वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि आप लोग का ऑप्शन डी और ई और बी जो है, यानी कि आपका केस स्टडी और वेस्टिबल ट्रेनिंग, ये टाइप के जो 2 ट्रेनिंग है ये आपको कहाँ कराए जाते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपको ये कराया जाता है कि नहीं, हम सभी लोग जानते हैं। आते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो कोचिंग जो है बच्चों ये क्या है, ये आप लोग का ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप, ठीक है, तो ये भी आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। और फिर है आपका जॉब रोटेशन, ये भी आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, यानी ACD विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ACD यानी ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इन रिवर्स ऑर्डर। तो आप सभी लोगों को पता है कि स्टाफिंग प्रोसेस नॉर्मल कैसा होता है, ठीक है, एक करेक्ट ऑर्डर में, बट यहाँ पे आपसे पूछ दिया रिवर्स ऑर्डर में उसका बताना है, यानी आपको उल्टे से चालू करना है, यानी उल्टे, यानी सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है वो सबसे पहला स्टेप होगा, है कि नहीं। रिवर्स ऑर्डर पूछ दिया है, अब यहीं पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको जो प्रोसेस पता है आप वो 1 2 3 करके बढ़ते चलो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टाफिंग प्रोसेस में हम करते क्या है, तो सबसे पहले हमारा होता है प्लेसमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग या फिर स्टाफिंग के लिए सबसे पहले हमारा क्या होना जरूरी है, प्लेसमेंट होना जरूरी है, यानी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में कहाँ दिया है सबसे पहले प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो ये देखिए ऑप्शन डी सबसे पहला आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे ही आपको आपका आंसर मिल गया, बाकी सारे आप क्या कर दोगे, स्टेप्स एलिमिनेट यहीं पे कर दोगे, ठीक है।
तो सारे स्टेप्स अगर एलिमिनेट हो गए तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन 1। फिर भी एक बार ये प्रोसेस पूरा एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन बच्चों सबसे पहले आता है। ठीक, प्लेसमेंट होने के बाद हमारी क्या होती है, जिस भी जगह आप अगर रिक्रूट होते हो वहां पे आपका ट्रेनिंग होना चालू हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग का प्लेसमेंट हुआ किसी अच्छी कंपनी में, मान लो विप्रो में हो गया, तो वहां पे जैसे ही आप जाओगे तो वहां विप्रो में क्या होगा, फिर आपका ट्रेनिंग वहां पे वो लोग चालू करेंगे, तुरंत आपसे वो काम नहीं करवाने लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका ट्रेनिंग होता है वहां पे, फिर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि आपके परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है, यानी आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आपके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है एक तरीके से। हाँ, तो आपके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है एक तरीके से, जिसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद क्या होता है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद बच्चों आपको कंपनसेशन मिलती है। ठीक है, एक बार परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो जाती है उसके बाद कंपनसेशन की बारी आती है, यानी आपको पैसे देने की जो बारी आती है वो उसको कंपनसेशन कहते हैं। कंपनसेशन के बाद सबसे लास्ट स्टेप आपका होता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ठीक है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग आपका सबसे लास्ट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा टेक्निकल था, यानी रिवर्स ऑर्डर में आपको करना था, तो वहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछ कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। तो बच्चों इतना आपने ध्यान दिया कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए इन सभी में आपको प्रोसेस के बारे में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, तो यानी कि प्रोसेस वाला जो स्टेप है वो कोई भी बच्चे नहीं एलिमिनेट करेंगे पढ़ते वक्त, क्योंकि प्रोसेस जानना काफी ज्यादा जरूरी है। इस क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखो तो मुझे लगता है अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 पे हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हमारे तो प्रोसेस के ही बारे में आ चुके होंगे, है ना। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा क्या है कि मोटिवेशन के प्रोसेस को हमें बताना है कि मोटिवेशन का प्रोसेस कैसा होता है। तो बच्चे मोटिवेशन चालू कैसे होता है, तो मोटिवेशन एक अनसैटिस्फाइड नीड से चालू होता है, यानी एक ऐसी नीड, फॉर एग्जांपल रात को मुझे भूख लगी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने घर में ढूंढना चालू करूंगी, है ना। तो यही होता है हमारा एक मोटिवेशन प्रोसेस, यानी कुछ खाने के लिए मेरे अंदर मोटिवेशन कैसे आ रहा है, सबसे पहले मेरी अनसैटिस्फाइड नीड होगी। मान लो भूख लगी रात को, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अनसैटिस्फाइड नीड, जितने ऑप्शन है उसको आप रखो, बाकी एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन 3 विल बी एलिमिनेटेड। ठीक है, एक अनसैटिस्फाइड नीड के बाद हम क्या करते हैं, तो एक अनसैटिस्फाइड नीड के बाद बच्चे हम लोग टेंशन होने लगती है, अरे यार भूख लगी है, क्या करें, कुछ घर में नहीं है, अब क्या करें, अब क्या करें, सोचने लगते हैं ना, मैगी भी नहीं पड़ा है, अब क्या खाएं। ठीक है, तो एक अनसैटिस्फाइड नीड के बाद हमें टेंशन होने लगती है कि अब हम क्या खाएं। ठीक है, तो टेंशन होने के बाद, यानी ए और सी हमारा करेक्ट सीक्वेंस है, ए और सी। उसके बाद क्या होगा, टेंशन होने के बाद हम लोग उसको खोजने निकलेंगे, जिस भी चीज की हमें तलाश है। मान लो भूख लगी है रात में, तो जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगी, मेरे को टेंशन होने लगी, अरे यार बहुत तेज भूख लग रही है, अब तो नींद भी नहीं आएगी, तो मैं क्या की, मेरे को टेंशन होने लगा, मैं निकल गई ड्राइव पे, यानी मैं बाहर निकल गई देखने के लिए कि बाहर कुछ मिल रहा है कि नहीं, कोई दुकान खुली है कि नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने ड्राइव किया, तो ऑप्शन ए, सी और फिर आ गया बी। ठीक है, उसके बाद बी के बाद मैं क्या करूंगी, जब मैं ड्राइव करूंगी तो मैं क्या देखूंगी कि कहाँ मेरा मैगी मिल रहा है, कौन सी दुकान पे मिल रहा है, कौन सी दुकान अभी खुली है। ठीक है, तो यानी मैं सर्च ऑफ बिहेवियर करूंगी, सर्च ऑफ बिहेवियर यानी कि मैं उस चीज की तलाश करूंगी जिस चीज की मुझे जरूरत है। तलाश करने के बाद जब वो चीज मुझे मिल जाएगी तो मेरा लास्ट स्टेप क्या होगा, सैटिस्फाइड नीड, यानी मेरी वो इच्छा हो जाएगी पूरी, जो भी मेरी नीड थी वो हो जाएगी पूरी। मान लीजिए किसी दुकान में मैगी मिल गया, मैंने खरीद लिया, तो मेरी वो नीड हो गई पूरी। ठीक है, तो यही आता है, ऑप्शन डी लास्ट में हो जाएगा। तो आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया, दैट विल बी ऑप्शन 2, ए सी बी ई डी, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, यही होता है आपका पूरा मोटिवेशन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कंसिडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच आर विच इज एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो डायरेक्टिंग फंक्शन का है। तो आप सभी लोगों को याद है कि डायरेक्टिंग फंक्शन के 4 एलिमेंट्स होते थे, है कि नहीं, सभी लोगों को अगर याद है तो मेरे साथ साथ रिपीट करो। सबसे पहले होता है सुपरवाइजिंग, है कि नहीं, सुपरवाइजिंग के बाद आता है आपका लीडरशिप, फिर आता है आपका मोटिवेशन, फिर आता है आपका कम्युनिकेशन। ये 4 स्टेप होते हैं, ये 4 आप कह सकते हो कि एलिमेंट्स होते हैं आपके डायरेक्टिंग फंक्शन के, है ना, सभी लोगों को याद होगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सा है। स्पेशलाइजेशन तो ये नहीं है, आप लोग इसको काट दीजिए। सुपरविजन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है और मोटिवेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सी डी ई तो देख लीजिए कहां मिल रहा है,
थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, यानी ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इजी क्वेश्चन था ये। अगर आप सभी लोगों को याद होगा तो ये अच्छे से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ कह रहा है, अभी आ गया मैच द फॉलोइंग। ये है चैप्टर नंबर 8, यानी कंट्रोलिंग से बन के क्वेश्चन आया है। ये जो है, देखो बच्चों, मैंने हमेशा बोला है कि कंट्रोलिंग के जो टेक्निक्स होते हैं वो काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग चैप्टर काफी छोटा है। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अच्छे से तो आप लोगों को पता है कंट्रोलिंग चैप्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रोलिंग का प्लानिंग के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, और फिर कंट्रोलिंग के टेक्निक, कंट्रोलिंग का प्रोसेस एंड चैप्टर खत्म है कि नहीं। बहुत छोटा चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर में दो से तीन ही क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकता है कि उसका प्रोसेस क्या है, या फिर उसके टेक्निक्स क्या है, या फिर उसका प्लानिंग के साथ रिलेशन पूछ सकता है, या फिर उसके इंपॉर्टेंस। तो ज्यादा से ज्यादा ये 3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं। तो जब ये 3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं बच्चों, तो क्यों ना हम लोग ये 3 मार्क्स सिक्योर ही कर लें, है ना। तो जो ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, ये आप लोग को टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में पूछा गया है। सारे टेक्निक्स आपको इस साइड दिए हैं, उनका आपको एक्सप्लेनेशन आपको इस साइड दिया गया है। तो एक एक करके जानते हैं ये क्वेश्चन है क्या। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा की रिजल्ट एरिया क्या है। अगर आप सभी लोगों को याद होगा तो KRA करके हम लोग इसको पढ़ते थे जब हम लोग क्लास 12th में थे। तो KRA यानी कि CPC यानी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको याद करते थे। तो आप लोग भी याद कर लीजिए। ए का आंसर होगा 4। ठीक है, तो ए का आंसर आप लोग देख लीजिए कहाँ है। ऐसे ही मिल गया, पहले ही आंसर से हमें अपना करेक्ट ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो बाकी सब ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। अगला देख लीजिए, सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड को सेटअप करके पहले से रखना। तो ये क्या होता है, तो अगर आप लोग को याद है तो ये प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग का सबसे पहला स्टेप है कि नहीं, यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो ऑप्शन बी का आंसर 3 करेक्ट होगा, यहाँ पे भी दिया गया है ऑप्शन बी का आंसर 3 करेक्ट। थर्ड आते हैं लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की लिमिटेशन क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है, फिर डिसएडवांटेज क्या है। तो यानी कि लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं होते, आप उसको नहीं संभाल सकते। तो ये क्या, ये हो गया आपका लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। सी का 1 करेक्ट है। ब्रेक इवन एनालिसिस, तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, तो ये भी एक टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग है। ये टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग आपका क्या कहता है कि आपके जो रिलेशनशिप है कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट में, ये बतलाने के लिए आपको ब्रेक इवन एनालिसिस काम आता है। ठीक है, तो यानी कि डी का हो गया 2 करेक्ट, रिलेशनशिप अमॉन्ग कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है, तो आप लोग को एक एक चीज यहाँ पे देखो पढ़ने की जरूरत है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो ऊपर ऊपर से ही पढ़ लेते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है बच्चों। देखो अगर अंदर अंदर से पढ़ोगे तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स, अरेंज दिस इन रिवर्स ऑर्डर। ये भी क्वेश्चन आ गया वापस से, प्रोसेस का ही क्वेश्चन आ गया और कंट्रोलिंग में उसका प्रोसेस आ गया। तो मैंने आपको बोला था 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे चैप्टर से, 2 क्वेश्चन तो आपको यहीं पे देखने मिल गया। ठीक है, कंट्रोलिंग का आपसे प्रोसेस पूछा गया है। कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसको हमें रिवर्स ऑर्डर में सेटअप करना है, यानी उल्टे ऑर्डर में बनाना है। ठीक है, तो हम लोग पहले सीधे ऑर्डर से चलेंगे, देखते हैं इसका एक्चुअल में स्टेप्स क्या क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग रिवर्स ऑर्डर से चलोगे तो सॉरी, अगर आप लोग सीधे ऑर्डर से चलोगे, करेक्ट जो सीक्वेंस होता है उससे आपको फर्स्ट ऑर्डर भी यानी सॉरी रिवर्स ऑर्डर भी आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। चलते, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम परफॉर्मेंस को सेटअप करते हैं, है ना। तो सेटिंग अप द परफॉर्मेंस इज द फर्स्ट स्टेप, यानी सी जो है वो आपका लास्ट में आएगा। तो देख लो ये 3 ऑप्शन में सी लास्ट में है, ये ऐसे ही कट गया, है कि नहीं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस की हम बात क्या करते हैं, हम अपने जो रियल एक्चुअल परफॉर्मेंस है हमारा, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। सबसे पहले हमारा यही काम रहता है, हम कोई एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं, कोई एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। उसके बाद हम हमारे परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या ये दोनों सही है, क्या इन दोनों में कुछ भी ऊपर नीचे है, क्या ये इसके बराबर है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको देखते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होता है हमारा सेकेंड स्टेप होता है। तो आप लोग देख लो सी के बाद ए, यानी कि आपका टी भी कट गया। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस और हमारा स्टैंडर्ड क्या ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी ये हो गया ऑप्शन 3।
कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का उसके स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, डी। तो आपको ऐसे ही अपना आंसर मिल गया, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद कौन सा स्टेप है, तो हम एनालिसिस को जो भी हमारे डेविएशंस है उसको हम एनालाइज करते हैं और उसके लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। आप कह सकते हो एक रिवर्स सीक्वेंस है किसका, कंट्रोलिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट ए। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये जो है आपके चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर 9 आपका क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उससे क्वेश्चन बन के आया है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, आप कह सकते हो मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपको फैक्टर्स दिए गए हैं, उन फैक्टर्स को यहाँ पे इलेबोरेट करके दिया गया है, वो आपको क्लियरली आपको चूज करना है बस अच्छे से। बोला क्या गया है, नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस बच्चों हम लोग जानते थे कि नेचर ऑफ बिजनेस कई तरीके का होता है, ठीक है। कोई बिजनेस होता है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, कोई बिजनेस होता है जो होलसेलिंग वाला बिजनेस होता है, मिडिल मैन जिसको हम कहते हैं, कोई बिजनेस जो होता है जो वो रिटेल वाला बिजनेस होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि नेचर ऑफ बिजनेस कैसा हो सकता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस जो है ये मैन्युफैक्चरिंग या फिर रिटेल हो सकता है। तो ए का आंसर 3 होगा, बाकी सब आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशन। आप लोग जानते हो स्केल ऑफ ऑपरेशन किस तरीके का हो सकता है, लार्ज स्केल ऑप्शन या फिर स्मॉल स्केल ऑप्शन। कोई भी एक बिजनेस जो है वो बड़े पैमाने पे भी चल सकता है और छोटे पैमाने पे भी चल सकता है। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है बच्चों, यानी कि हायर इन्वेस्टमेंट्स इन लार्ज स्केल बिजनेस, ठीक है। एक लार्ज स्केल बिजनेस जो है उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, वही स्मॉल स्केल में कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो बी का आंसर 4 विल बी द करेक्ट। तो देखो दोनों में ही बी है। नेक्स्ट आते हैं चॉइस ऑफ टेक्निक, ठीक है। अब ये चॉइस ऑफ टेक्निक और इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, बट हमेशा याद रखना बच्चों चॉइस ऑफ टेक्निक जो होती है वो उस पर डिपेंड करती है कि लेबर इंटेंसिव है एक कंपनी या फिर वो कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। एक कंपनी जो होती है पूरी मशीनरी पे भी चल सकती है, ठीक है। और कुछ कंपनियां होती हैं जो सिर्फ लेबर को रिक्रूट करा के अपना काम करवाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोग ब्रिक्स वाले इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे जो है आपका लेबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मशीनरी से ज्यादा आपका लेबर इंपॉर्टेंट है। वहां पे बहुत लोग लेबर से काम करवाते हैं वहां पे। तो वही आता है यहाँ पे कि वो कंपनी लेबर इंटेंसिव है कि वो कंपनी कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारे चॉइस ऑफ टेक्निक में आता है, यानी सी का आंसर 1 विल बी द करेक्ट। तो ऐसे ही आपको आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी का क्या पूछा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हम किसके लिए करते हैं, अपने एसेट्स के लिए करते हैं, क्योंकि वो जल्दी क्या होते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को हमें क्या करना है, अपडेट करना है, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का टेक्निक यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, इट इन्वॉल्व्स identification of various available resources, identify the financial decision being reflected above। तो हमने 3 टाइप के डिसीजंस पढ़े थे, अगर किसी को भी याद होगा तो 3 टाइप के डिसीजंस क्या होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और लास्ट में डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। ये 3 डिसीजन हमने पढ़े थे। इन तीनों में से एक ही आपको यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टाइप का डिसीजन है जो आपको ये बताता है कि आपको कितना आपको फाइनेंस रेज करना है, यानी कितना लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपको रेज करना है, कौन से सोर्सेज से आपको वो रेज करना है। यही चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई है कि कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है। तो ये कौन सा डिसीजन होता है बच्चों, ये होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। इस डिसीजन में हमें क्या पता चलता है, इस डिसीजन में हम लोग डिसाइड करते हैं कितना फाइनेंस हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए रेज करना है और कौन कौन से सोर्सेज से हमें रेज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ना कि इन्वेस्टमेंट ना कि डिविडेंड। अब आपको बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं ये लोग कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन से भी। कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है, हमारे हम जो लॉन्ग टर्म के लिए हम जो लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के लिए जो लेते हैं फिनेंसेस, उसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ठीक है। तो ये जो होता है ये आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक टर्म लिखा है लॉन्ग टर्म, ऐसा नाम का यहाँ पे एक शब्द दिया गया है जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। बट बिल्कुल ही मत घबराना, सबसे पहले ही आपको पूछा गया है कि किस टाइप का फिनेंशियल डिसीजन है, ठीक है। तो आप लोग को बस इतना ध्यान देना है कि ये फिनेंसिंग डिसीजन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, विच आर नॉट द मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। बिल्कुल 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 भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ऑप्शन में आपको दोनों दिया गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों के बारे में दिया गया है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कैपिटल मार्केट या फिर मनी मार्केट, दोनों के बारे में आपको दिया गया है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे,
पूछा क्या गया है कि प्राइमरी मार्केट में अपने आप लोग अगर मान लो कैपिटल इशू करना है, ठीक है, तो वो न्यू इशू जो होता है उसको हम कैसे फ्लोट कर सकते हैं, यानी कि कैसे इशू कर सकते हैं मार्केट में। तो उसको हम कैसे कैसे इशू कर सकते हैं बच्चों, हमने सुना है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? ये एक ऐसे टाइप का इशू होता है जो आपको बताता है कि अगर हम लोग अपने फ्रेश शेयर्स इशू कर रहे हैं मार्केट में या फिर फ्रेश सिक्योरिटीज हम लोग इशू कर रहे हैं, तो हम उससे पहले हम क्या करें, घर पे अपने सॉरी हमारे जो फर्म के अंदर जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एक बार हम उनसे पूछ लें क्या आपको ये शेयर्स खरीदना है। अगर उनको खरीदना है तो ठीक है, नहीं खरीदना है तो हम मार्केट में इशू कर देंगे। जैसे आप लोग के घर में होता है ना, आप सभी लोग जानते हैं कि घर में क्या होता है, सबसे पहले खाना बनता है तो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सबसे पहले दिया जाता है कि नहीं? बड़े लोगों को सबसे पहले पूछा जाता है कि आप खाना खाएंगे कि नहीं, ठीक है बाद में खाएंगे तो कोई बात नहीं, बच्चे बैठ जाए, ठीक है। तो ये सीन होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, कंपनी को सबसे पहले उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछा जाता है कि आप लोग को शेयर्स चाहिए कि नहीं। अगर वो लोग हाँ बोलते हैं तो ठीक है, ना बोलते हैं तो बाहर इशू कर दिया जाता है। तो यही होता है राइट इशू। नेक्स्ट आते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस भी किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो अब ये क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जो ये है, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। कमर्शियल पेपर, ये भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट आता है ईआईपीओ, यानी ईआईपीओ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी कि ए, बी और ई। देख लीजिए आप लोग ऑप्शन में कहा ए, बी और ई दिया है। ए, बी और ई कहीं नहीं दिया है, बट ए, बी, सी दिया है, यानी कि ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे ई होना चाहिए, तो हमारा ये करेक्ट होगा। ठीक, घबराना नहीं है, जहां पे आपका ऑप्शन गलत होता है वहां पे आपको उनके द्वारा मार्क्स दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बस इसमें ये जरूरी है कि आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर आप लोग अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको ऑब्वियसली 0 ही मिलेगा, पर अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो इसके जो होते हैं मार्क्स आप लोग को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज इन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एज एन स्टॉक एक्सचेंज कब रिकॉग्नाइज किया गया था? तो ये हमें यहाँ पे बताना है। अप्रैल 1992, अप्रैल 1993 या फिर जुलाई 1993 या फिर जुलाई 1994, ठीक है, तो ये यहाँ पे कट, जुलाई में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अब आते हैं दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन पे कि अप्रैल 1992 या फिर अप्रैल 1993। तो याद रखना बच्चों, एनएससी को जो है वो हमें एक स्टॉक एक्सचेंज कब रिकॉग्नाइज किया था? वो किया था अप्रैल 1993 में, ठीक है। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। देखा, मैंने सभी लोगों को कहा था ना कि डेट्स याद रखना काफी जरूरी है। एक और एक इसके पहले डेट वाला क्वेश्चन आया था, एक अब भी आ गया। तो क्वेश्चन में 2 से 3 डेट्स वाले क्वेश्चन आने की भी संभावना होती है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रख के चलेंगे कि डेट वाले क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल भी एलिमिनेट ना करें, ठीक। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन आ गया मार्केटिंग से। पूछ क्या रहा है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए हैं और इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे बच्चे कर लेंगे, मुझे विश्वास है सब बच्चे कर लेंगे। सभी लोग बताइए मुझे, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें अपने गुड्स को लार्जली प्रोड्यूस कर देना है, यानी इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर देना है कि वो सब मार्केट में हर जगह दिखे, ठीक है। तो एक गुड को अगर हम लार्जली प्रोड्यूस कर देंगे तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, यानी एक आंसर 3। बाकी सब कर दो एलिमिनेट, ए का 3 पता चल गया। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता है कि ज्यादा प्रोड्यूस करो, वो कहता है कम ही प्रोड्यूस करो पर क्वालिटी वाला प्रोड्यूस करो, क्योंकि कस्टमर्स कुछ क्या होता है, क्वालिटी पे जाते हैं, ठीक है। वो यही सोचते हैं कि अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो हम वो गुड ले लेंगे, है ना। तो यही होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कि वो क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, यानी ऑप्शन बी का 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपको आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। पर बाकी सारे ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। पूछा क्या गया है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट भी आप सब जानते हो, हमें एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक अपनाना है, यानी कि हमें मार्केट में इस तरीके से सेल करना है कि कस्टमर हमारे ही प्रोडक्ट्स ले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परसुएडिंग कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट, परसुएडिंग यानी मतलब क्या होता है, यानी बहला फुसला के लोग हमारा ही प्रोडक्ट खरीद ले, ठीक है। तो ये होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि हमें कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 1, ठीक। सभी को आंसर मिल गया, ऑप्शन 4। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमें वहां पे मैच द फॉलोइंग करना है, ये भी चैप्टर नंबर 11 यानी मार्केटिंग से है। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उससे हाई लेवल का है, ठीक है। जो पहले जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा हाई है, ज्यादा हाई नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन डन। क्वेश्चन पूछा क्या गया है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है
कि कौन से कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन से शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन से स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं और कौन से नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप सभी लोगों को बच्चों इतना तो पता है कि ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या होता है। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो जल्दी ही खराब हो जाएं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने आइसक्रीम खरीदा, बाहर रखा, आइसक्रीम खराब, ठीक है। दूध लिया, दूध को अच्छे से गर्म नहीं किया, दूध खराब, फट जाता है ना दूध जल्दी। वैसे ही अगर आपने मान लीजिए वेजिटेबल्स लिया तो अगर यूज नहीं किया तो वो सड़ गया, यानी कि उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। यानी नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हम उसको कहते हैं। तो आते हैं नॉन ड्यूरेबल का, तो आंसर हमें ऐसे ही मिल गया, यानी डी का 2। तो आप लोग देख लीजिए डी का 2 कहां दिया गया है, एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बाकी सब आप कर दोगे एलिमिनेट। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन वगैरह एनालाइज कर लेते हैं। पूछा क्या गया है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए बच्चों अगर आप लोग को आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार आप सारे प्रोडक्ट्स को देख लो, इसमें से आप देखकर ही समझ जाओगे कि एक्चुअली में स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते क्या है, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो काफी ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। तो इसमें से आप देख लो, तो एंटीक पेंटिंग्स और आर्ट क्राफ्ट्स ये लोग को खरीदना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। लोग इस पे ज्यादा पैसा खर्च करके भी इसको खरीदते ही खरीदते हैं। तो ये जो होते हैं ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सी का आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स यानी ऐसे प्रोडक्ट जिसको आपको शॉप करना बहुत ज्यादा पसंद है। अब जैसे नए नए कपड़े हो गया या फिर ज्वेलरीज हो गया, ये सब आपको शॉपिंग करना काफी ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो यानी शॉपिंग प्रोडक्ट्स में ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें आपको थोड़े से एफर्ट्स लगे, साथ ही साथ आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक ओपिनियन का जरूरत पड़े, ठीक है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो शॉपिंग प्रोडक्ट का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 4, यानी क्लोथ, शूज, ज्वेलरी, ये सब जो होता है वो आपके शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आता है। नेक्स्ट हम आते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट यानी कन्वीनियंट शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी आसान, ठीक है। यानी जिसको खरीदने में आपको आसानी हो, बहुत मिनिमम एफर्ट्स लगे, कुछ सोचना ना पड़े ज्यादा, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि मेडिसिन, अगर आपको पता है कि आपको बीमारी तो वही मेडिसिन लोगे, ठीक, या फिर न्यूज़पेपर लेना हो गया या फिर सिगरेट्स लेना हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये सब कन्वीनियंस प्रोडक्ट में आते हैं। तो ऑप्शन 2 ऐसे ही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग ने देखा कि कैसे अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप एक ऑप्शन को देखकर भी आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वापस से मैच द फॉलोइंग आ गया। ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सारे कंज्यूमर के आपको राइट्स दिए गए हैं और यहाँ पे वो सारे कंज्यूमर के आपको उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। तो हमें बस इतना जानना है कि ये सारे जो राइट्स हैं वो किससे अपने एक्सप्लेनेशन से मैच कर रहे हैं कि नहीं। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू प्रोटेक्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, तो राइट टू प्रोटेक्ट हम इसलिए यूज करते हैं बच्चों, मान लीजिए कभी आपको एड में कुछ और दिखाया जा रहा है। जैसे आप लोग को याद होगा कि पहले क्या हुआ था कि जब रेड बुल नाम का एनर्जी ड्रिंक निकला था तो उसमें एक टैगलाइन था, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। तो एक इंसान ने उसको पी लिया और सोचा कि यार मेरे पास तो पंख ही नहीं आया, तो उसने आके उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर दी। तो ऐसे करके रेड बुल को उसको कंपेंसेशन देना पड़ा। तो यही होता है, कंपनियां जो होती है वो अपनी फॉल्स मार्केटिंग करती हैं, जिसकी एडवर्टाइजिंग करती हैं, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो विश्वास करने लगते हैं कि अरे यार ये सच में होता है, चलो ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो यही होता है राइट टू बी प्रोटेक्टेड का मतलब, यानी कि हम मार्केटिंग के अगेंस्ट क्या हो रहे हैं, प्रोटेक्ट हो रहे हैं। कुछ कुछ कंज्यूमर्स मार्केटिंग के अंदर ऐसे फंस जाते हैं कि वो उस चीज को भरोसा करने लगते हैं। तो यही होता है अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको आंसर ए का 3 मिल गया। तो ए का 3 देख लो, ए का 3 जहां होगा आप उसको रखो, बाकी सब एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सी आपको ऐसे ही आंसर मिल गया है कि नहीं। तो अगर आप लोग देखो तो आंसर 3 तो आपको ऐसे ही तुरंत झटाक से मिल गया। अब देखते हैं और क्या पूछा गया है, एक बार बाकी सब भी देख लेते हैं। राइट टू बी अश्योर्ड, अश्योर्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी आपका गुड है क्या वो सही है, क्या आप गलत प्रोडक्ट ले रहे हो, ये सभी देखा जाता है ना। तो वही आता है यहाँ पे कि राइट टू बी अश्योर्ड का यहाँ पे क्या मतलब होता है, एक्सेस टू वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, ठीक है। यानी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अब जैसे मान लीजिए साबुन खरीदना है तो कुछ लोग लक्स लगाएंगे, कुछ लोग डेटॉल लगाएंगे, कुछ लोग बहुत कुछ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से ऑप्शन, अब मान लीजिए कोई आपको दुकानदार बोले कि नहीं मैडम डेटॉल ही लगाइए, क्या आप लगाएंगे, नहीं। अगर आप लक्स लगाते तो आप वही लगाएंगे। तो यही जो होती है ये आता है आपका राइट टू बी अश्योर्ड में। ये आपका कहता है कि आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हो, साथ ही साथ आपको जो प्राइस आपको अफोर्डेबल लगती है आप उस पर भी चूज कर सकते हो, ठीक है। राइट टू अश्योर यही कहता है। नेक्स्ट आते हैं राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू बी एंड टू बी अश्योर्ड। तो राइट टू बी हर्ड क्या होता है, ये आपका एक ऐसा अधिकार होता है जो आपको बताता है कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन, यानी जो भी कंज्यूमर का इंटरेस्ट है
उसको ड्यू कंसिडरेशन यानी उसको ध्यान दिया जाएगा। जो भी कंज्यूमर चाहता है, जैसे कुछ कंज्यूमर्स होते हैं उनको कुछ चीजें लगाने से रैशेस हो जाती हैं, है ना, कुछ केमिकल्स लगाने से उनके फेस पे एक्ने आ जाता है, कुछ क्रीम लगाने से उनको पिंपल्स हो जाते हैं। तो कोई जो कुछ कुछ कंपनियां जो होती हैं वो इसी हिसाब से फिर अपना प्रोडक्ट बनाए, ये वाला केमिकल ना यूज करे, ठीक है। ये सब चीजें जो होता है ये सब आता है राइट टू बी हर्ड और एश्योर्ड में, यानी ये क्या कहता है, कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको भी देख रेख के हम चीजें बनाएंगे, ठीक है। तो यही आता है। फिर आते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो ये क्या होता है, राइट टू बी इन्फॉर्म यानी अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एक प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, ये सब चीजें आती है राइट टू बी इन्फॉर्म में। जब तक आपको पता नहीं होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, आप उसको यूज करना चालू नहीं करते हैं। आजकल के कंज्यूमर्स जो है काफी ज्यादा अवेयर है इस चीज को लेकर, है ना। तो यही आपका पॉइंट आता है, डी का ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। सारे आंसर्स आपको मिल गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, subject to the provision of the Consumer Protection Act 2019, the District Commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services pay as consideration does not exceed dash rupees। इतना बड़ा क्वेश्चन है, आई एम श्योर बहुत बच्चे देख के कंफ्यूज हो गए होंगे। पढ़ेंगे 2 से 3 बार पढ़ेंगे, कुछ नहीं ध्यान देना है, बस इतना इसमें ध्यान देना है। एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, अगर आप लोग वहां जाओगे और अपना कंप्लेन करोगे तो आपको कितने पैसे तक आपको कंपेंसेशन दी जा सकती है, यही यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन ना पढ़ो, कीवर्ड से पढ़ लो तो आपको आराम से आंसर सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला कीवर्ड है आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है, सबसे पहला कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड आपका क्या है, कंसिडरेशन, ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड, यानी उसका आउटर लिमिट क्या है। जैसे कि हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाते हैं तो वहां पे हम 0 से लेके 1 करोड़ तक की हम कंप्लेन कर सकते हैं, है ना। वही अगर हम स्टेट कमीशन में जाते हैं तो 1 से लेके 5 करोड़ तक की कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर नेशनल कमीशन में चले जाएं तो 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की कंप्लेन हो सकती है कि नहीं, याद है सभी को, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो यही कहता है यहाँ पे, यही पूछ रहा है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे तो वहां पे हमारा जो लिमिट है, आउटर लिमिट, यानी ये हमारा आउटर लिमिट होता है, ये इंटरनल लिमिट होता है, ये आउटर लिमिट होता है। तो यही पूछ रहा है कि आउटर लिमिट क्या है, यानी कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे सारे 12 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे, जो हमारा चैप्टर नंबर 13, जो हमारे बीएसटी के बुक में तो नहीं था, बट ये हमारे सिलेबस में एडिशनली ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर से भी 1-2 क्वेश्चन हर साल देखने मिल जाता है। इस चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई थी कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रोसेस से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर के स्किल्स क्या क्या होते हैं, उसकी क्वालिटीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी आ जाते हैं, इवन आपके इसमें डेट्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स of process of setting up of business to be followed after scanning environment। एक environment को स्कैन करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए एक बिजनेस में, हमें ये यहाँ पे बताना है अच्छे से, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 30 यानी एंटरप्रेन्योरशिप से क्वेश्चन है। पूछा क्या जा रहा है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के स्टेप्स बताने, सिंपली बस यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। प्रोसेस का आपको स्टेप बताना है। तो इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हम किसी भी तरीके का प्रोडक्ट या फिर आइडिया को डेवलप करते हैं, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आपको एक बिजनेस सेटअप करना है तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप है, यानी ई विल बी द फर्स्ट स्टेप, बाकी सब आप ऐसे ही काट दो। तो आपने देखा कि आपका करेक्ट आंसर आपको यहीं पे मिल गया, यानी ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। देखो सबसे पहले ही आपको आंसर मिल गया। आते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या गया एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बोला है कि डेवलपमेंट के बाद हमारा कौन सा फंक्शन आता है। डेवलपमेंट के बाद हमारा क्या आता है कि हम फिजिबिलिटी देखते हैं, यानी कि हमारा बिजनेस प्लान जो भी है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या एनवायरनमेंट में फिजिबिलिटी है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। ये 3 टाइप की फिजिबिलिटी जो होती है वो हम लोग देखते हैं कि एक बिजनेस सेटअप करने के लिए तीनों फिजिबिलिटी सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम उसके हिसाब से फिर फंड रेज करना चालू करते हैं, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में जरूरी नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर के पास सारे पैसे हों, ठीक है। फंड रेज करने बैंक के पास भी जा सकता है, किसी के भी पास जा सकता है। तो ये होता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के बाद होता है हमारा
हम क्या करते हैं फिर हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट कमीशनिंग एंड लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अडेप्शन एंड मैनेजमेंट टू ग्रोथ, यानी हम अपने प्रोडक्ट का ग्रोथ पे ध्यान देते हैं और उसके लिए मैनेजमेंट भी करते हैं। तो ये थे हमारे करेक्ट सीक्वेंस। इसी करेक्ट सीक्वेंस को हमको पूछा गया था, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो हो गया बच्चों पेपर सॉल्व हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ने हमें इस पेपर में ट्रेंड क्या क्या देखा। तो ट्रेंड हमने क्या देखा बच्चों की, डेट से क्वेश्चन आता है, प्रोसेस से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आप लोग के जो डेफिनेशंस है, टर्म्स जो हैं, एक दो टर्म्स आपको पूछे गए थे, वो सारे टर्म से भी क्वेश्चन आता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किसके देखे गए, मैच द फॉलोइंग आपको काफी ज्यादा देखा गया। उस मैच द फॉलोइंग में आपको टेक्निक्स, टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में काफी ज्यादा पूछा गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, यही हमारा पेपर का ट्रेंड था। क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें तो क्वेश्चंस कैसे थे आपके, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट से हाई के बीच में थे, हाई तक कोई भी क्वेश्चन नहीं गया, ठीक है, वैसे ही टाइप के सारे क्वेश्चंस थे। कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे वो काफी टेक्निकल थे, यानी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस थे जो काफी ज्यादा इजी थे, आप लोगों ने रिपीटेडली बहुत बार पढ़ चुका होगा, वैसे टाइप के क्वेश्चंस थे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपको रिवर्स ऑर्डर में पूछा गया था, तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बट मैंने आपको जैसा टेक्निक बताया, अगर उस टेक्निक से आप करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और यही था आपका सारा पीवाईक्यू एनालिसिस, मैंने आपको पूरा करवा दिया 2023 का पेपर, इतना ही था। अब बच्चों उसके पहले जाने से पहले एक बार आप लोगों को वापस से याद दिला दूं कि हमारे ऐप पे सारे कोर्सेज अभी लाइव हैं, तो बच्चों फटाक से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हमारा कोर्स जो है अभी जल्दी चालू होने वाला है। एक एक चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो आपसे हम वहीं मिलेंगे, सारे कोर्सेज अभी लाइव है, आप लोग जाके इस पे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी दिक्कत हो तो। और एक सीक्रेट ऑफर भी चल रहा है बच्चों, पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए 30% ऑफ डिस्काउंट भी चल रहा है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें बच्चों, अभी जाइए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, कोई भी दिक्कत होगा तो कांटेक्ट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।